राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक सौतन की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बिंदु बिंदु की शादी राजेश के साथ हुई थी और उनके दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। वे बच्चे अभी बड़े नहीं थे। बिंदु की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए राजेश ने अपने दोनों बच्चों को अपने पास रख लिया था और बिंदु को उसके मायके में छोड़ दिया था। बिंदु अपने पति और बच्चों से बहुत प्यार करती थी। वह चाहती थी कि राजेश उसे अपने पास रखे, मगर राजेश उसको अपने पास नहीं रखना चाहता था। और मोहल्ले पड़ोस की जो औरतें थीं, वह बिंदु के इसी सीधेपन और मानसिक रूप से सही नहीं होने के कारण उसका फायदा उठाती थी। उससे मीठी मीठी बातें करती जब अपना काम निकालना होता और कहती कि तुम्हारा जो गुड्डू के पापा आएंगे तुम्हें लेने। इतना कहने से ही जो बिंदु खुश हो जाती थी, इसलिए वह जो कहती उनके सारे काम कर दिया करती। क्योंकि बिंदु के जो पति थे राजेश, वे नहीं चाहते थे कि बिंदु उनके साथ रहे, क्योंकि ससुराल में बिंदु कभी कभी बाहर निकल जाती थी, किसी से भी बातें करने लग जाती थी। राजेश को यह सब पसंद नहीं था, जबकि बिंदु की इसमें कोई गलती नहीं थी। उसे तो एहसास ही नहीं होता था कि वह कुछ गलत कर रही है, क्योंकि उसे तो मानसिक बीमारी थी। बस यही उसकी गलती थी। आखिरकार राजेश ने दूसरी शादी कर ली। बच्चों को कौन संभालता, क्योंकि दोनों बच्चे छोटे थे। बेटा 4 साल का हो गया था और बेटी 2 साल की थी। जब बिंदु को पता चला कि राजेश ने दूसरी शादी कर ली तो वह बहुत रोई। अगल बगल की भाभी, चाची ताइयों के पास अपने दुखड़े सुनाती, सबसे मदद की भीख मांगती कि कोई उसकी मदद करे, लेकिन कोई उसकी क्या मदद करता। बस हंसी ठिठोली में सब उसकी भावनाओं को उड़ा देते। भाभियां कहती, इस पागल के साथ कोई रहेगा भी कैसे। कुछ को दया भी आ जाती। उन्हीं में से एक कांता चाची ने बिंदु के आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी, ऐसे पति से क्या मतलब जो दूसरी शादी कर रहा है। इससे तो अच्छा है कि वह मर जाए और तुम सोच लो और कि तुम्हारा पति मर गया है और इसी में सब्र कर लो। कांता चाची की बात सुनकर बिंदु जोरों से रोने लगी, बिलख उठी। नहीं नहीं चाची, कम से कम गुड्डू के पापा जिंदा हैं, तो मैं नहीं चाहती कि मेरा पति मर जाए। वे जिंदा रहें। अगर वे जिंदा रहेंगे तभी तो मैं अपने साथ श्रृंगार कर पाऊंगी। भगवान उसके बदले चाहे मुझे मार दे, लेकिन मेरे गुड्डू के पापा हमेशा जिंदा रहें। तभी तो मैं हाथों में चूड़ियां, माथे पे बिंदिया और मांग में सिंदूर सजा पाऊंगी। इतना बोलने के बाद बिंदु जोरों से हंस पड़ी और अपने आंसू पोंछते हुए वहां से खड़ी होकर चली गई। उस दिन के बाद बिंदु कभी कांता चाची के पास नहीं गई। क्या पता कांता चाची उसके गुड्डू के पापा को बद्दुआ दे डाले। अब किसी के पास रोने और अपना दुख जताने बिंदु नहीं जाती थी, बस अपने पति का इंतजार करती रहती। किसी को भी बिंदु से काम कराना होता तो बस इतना ही कहते कि गुड्डू के पापा आ जाएंगे, तो वह बहुत खुश होकर सारे काम उनके कर डालती। जब कोई भाभी व्रत रखती पति के लिए, तो बिंदु भी अपने पति के लिए व्रत रखती। बिंदु के माता पिता बूढ़े थे, फिर भी बेटी का ख्याल रखते थे। बिंदु की माँ रमा देवी अक्सर बेटी की हालत देखकर रो पड़ती थी। बिंदु अपने आप से बातें करके अपने मन को तसल्ली दिया करती थी। उसे उम्मीद थी कि गुड्डू के पापा एक दिन जरूर आएंगे। बिंदु की माँ ने राजेश से बात की और उससे विनती की कि जमाई राजा, बिंदु को अपने पास ले जाओ और बच्चों से उसे मिला दो। वह बहुत तड़पती है बच्चों के लिए। राजेश नहीं चाहते हुए भी उसको बिंदु की माँ रमा देवी की बात माननी पड़ी।
जब बिंदु को यह पता चला तो वह खुशी से निहाल हो गई। दौड़ी दौड़ी पड़ोस की भाभी बीना भाभी के पास गई और कहने लगी, बीना भाभी, मेरे गुड्डू के पापा परसों आ रहे हैं, आपकी दुआ रंग लाई है। बीना भाभी भी बिंदु की खुशी देखकर खुश हो गई और कहने लगी, हाँ बिंदु, भगवान करे आप हमेशा खुश रहें। और बीना भाभी से जो बिंदु कहने लगी, मैं किस तरह तैयार होकर रहूंगी ताकि अपनी सौतन गीता से ज्यादा सुंदर लग सकूं। ऐसी तैयार होकर जाऊंगी कि गुड्डू के पापा मुझे देखते ही रह जाएं। बीना भाभी ने कहा, बिंदु, तुम लाल रंग की साड़ी पहन लेना, बहुत अच्छी लगोगी। बिंदु उस दिन लाल रंग की साड़ी पहनकर बहुत ही सुंदर लग रही थी। राजेश को सामने पाकर बिंदु निहाल हो उठी और कसकर राजेश को अपनी बाजुओं में जकड़ लिया। राजेश ने मुस्कुराकर बिंदु के चेहरे को चूम लिया तो बिंदु शर्मा गई। गुड्डू के पापा, बिंदु कहने लगी, पहले आप खाना खा लीजिए। बिंदु ने बहुत ही मन से राजेश की पसंद का खाना बनाया था। राजेश खाना खाने बैठ गया। हाथ धोकर उसने बिंदु से कहा, बिंदु, हमें आज ही निकलना होगा, तुम अपना सामान सब पैक कर लो। पहले से ही बिंदु ने तो अपना सामान पैक कर रखा था। बचा कुचा सामान पैक करने लगी। ठीक 2 घंटे बाद राजेश बाइक पर बिंदु को लेकर चल पड़ा। ससुराल पहुंचकर बिंदु ने अपने बच्चों को गोद में लेने की कोशिश की, पर बच्चे उससे छिटक कर दूर हो गए और अपनी दूसरी माँ गीता की गोद में जा बैठे। बिंदु यह देखकर रुआंसी सी हो उठी। बिंदु की सौतन गीता बिंदु को देखकर जल भुन उठी। उसने दोनों बच्चों को पहले ही सिखला दिया था कि उसके पास मत जाना, वह एक पागल औरत है। राजेश रात को गीता के साथ ही सोता और बिंदु राजेश का इंतजार करके पूरी रात जागकर गुजारती। जब कभी राजेश बिंदु के पास आता तो गीता चिल्ला उठती, इसलिए झगड़े के डर से राजेश बिंदु के पास नहीं जाता। गीता ने योजना चलनी शुरू कर दी। वह षड्यंत्र रचने लगी। जब भी बिंदु राजेश के लिए खाना बनाती तो गीता जानबूझकर खाने की सब्जी में नमक मिर्च ज्यादा डाल देती और भोली भाली बिंदु समझ नहीं पाती। फिर एक दिन राजेश ने बिंदु को खाना बनाने से मना कर दिया। अब रोज का खाना गीता ही बनाती और राजेश को बनाकर बड़े प्रेम से खिलाती। दूर खड़ी बिंदु बस देखती ही रहती। एक दिन बहाने से गीता ने बिंदु को कहा, बिंदु दीदी, बाहर से सब्जी ले आइए, सब्जी नहीं है आज घर में। तो बिंदु ने कहा, ठीक है, ले आऊंगी। और 200 रुपये गीता ने बिंदु को दे दिए। बिंदु खुश होकर सब्जी लेने बाजार चली गई। अपनी समझ के अनुसार बिंदु ने सब्जी खरीदी। फिर उसकी नजर एक ढाबे पर पड़ी। वहां चाट बन रहा था। बिंदु के मुंह में पानी आ गया। वह चाट की प्लेट हाथ में लेकर चाट खाने लगी। तभी सामने से राजेश बाइक लेकर आता हुआ दिखाई दिया। बिंदु ने बड़ी ही मासूमियत से राजेश से कहा, आइए आप भी चाट खाइए, बहुत स्वादिष्ट है। राजेश ने गुस्से में बिंदु का हाथ पकड़ा और बाइक पर बैठाकर घर ले आया और उससे कहने लगा, बिंदु, तुम्हें क्या जरूरत थी बाजार जाने की, मुझसे तो कहा होता। राजेश के वाक्य पूरी होने से पहले ही गीता बोल उठी कि देखिए ना जी, इसने मेरे पर्स से भी पैसे चुराया है और बिना बताए बाहर चली गई। गीता के इतना बोलते ही राजेश ने एक थप्पड़ लगा दिया बिंदु को। बिंदु डर से कुछ नहीं बोल पाई और रोती हुई अपने कमरे में चली गई। बिंदु इतना तो समझ गई कि उसकी सौतन उसे फंसा रही है। उसने मन में सोचा, अब उसकी कोई बात नहीं मानेगी।
अपने ही बच्चों से ये बिंदु दूर थी। जब भी उनके करीब जाने की सोचती, बच्चे चिल्ला उठते, ए पागल, हमसे दूर हटो। बच्चों के लिए बिंदु तड़पती, लेकिन बच्चों के करीब नहीं जा पाती। लेकिन दूर से देखकर भी अपने बच्चों को खुश हैं तो बिंदु खुश रहती। उसके लिए तो इतना ही काफी था कि वह अपने पति और अपने बच्चों को देख तो पाती है। एक दिन गीता फोन पर राजेश से बात कर रही थी। राजेश, मैं आपके लिए खाना ऑफिस में भेज दूं? राजेश ने कहा, ठीक है, भेज दो। और गीता कहने लगी, क्योंकि उसने बिंदु को आते देख लिया था। उसने बिंदु से कहा, आज राजेश खाना लेकर नहीं गए, इसलिए दीदी आप चली जाइए। राजेश बहुत भूखे हैं, उनके लिए ऑफिस में खाना दे आइए। गीता के कहने पर बिंदु खाना लेकर उसके ऑफिस चली गई, क्योंकि ऑफिस पास ही में था। बिंदु को लगा कि उसका पति भूखा है, इसलिए वह भी बिना सोचे समझे खाना लेकर चली गई। गीता ने फोन करके राजेश को कह दिया, देखो ना, बिंदु दीदी कहीं चली गई है, घर में नहीं है। राजेश का जो है बहुत गुस्सा आ गया। उसने तो बिंदु से कहीं भी जाने के लिए मना किया था, फिर क्यों चली आई? ऑफिस में बिंदु को देखकर राजेश फट पड़ा। तुमसे कहा था ना कि कहीं मत जाना, बिना पूछे क्यों चली आई? तो बिंदु कहने लगी, गुड्डू के पापा, गीता ने कहा था आप भूखे हैं, इसलिए मैं आपके लिए खाना देने चली आई। बिंदु रोते हुए जो राजेश को बता रही थी। फिर बिंदु को लेकर राजेश घर आया तो गीता ने फिर चाल चल दी। वह राजेश से कहने लगी, देखिए ना, दीदी बिना बताए चली गई, मैंने नहीं कहा कुछ भी। ये देखो, आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो और यह बिंदु दीदी झूठ बोल रही हैं। मैं सारा दिन घर का काम करती हूँ, इसके बच्चों को अपने बच्चों की समान मानती हूँ, फिर क्यों मैं बिंदु दीदी को फंसाऊंगी? गीता ने ठोस लहजे को देखकर जो राजेश को गीता पर विश्वास हो गया। गीता ने मौके का फायदा उठाया और उसने राजेश से कहा कि राजेश, आप दीदी की वजह से अब आपके मान सम्मान को ठेस लगती है और बच्चों पर भी इसका बुरा असर पड़ता है, इसलिए आप दीदी को उसके मायके भेज दो। गीता की बातें राजेश को सही लगी। वह गीता के कुचक्र को समझ नहीं सका। पूरी रात बिंदु रोती रही। उसने राजेश के पैर पकड़कर कहा, गुड्डू के पापा, मुझे आप अपने से और अपने बच्चों से दूर मत करो। अब मैं कसम खाती हूँ हमसे कोई गलती नहीं होगी। मगर राजेश का फैसला नहीं बदला। गीता की चाल में फंसकर राजेश रह गया। गीता के अंदर मां बनने की क्षमता नहीं थी, इसलिए वह बिंदु के बच्चों को हत्या रही थी। राजेश ने बिंदु को उसके मायके में छोड़ दिया। बिंदु रोती रहती भाभीियों के पास और गीता को खूब गाली देती। धीरे धीरे अब उसकी मानसिक स्थिति कमजोर होती जा रही थी और वह अपने आप को अकेली समझने लगी, क्योंकि उसके बच्चे भी अब उसे नहीं पहचान पाते थे। धीरे धीरे समय अपनी रफ्तार से बीतने लगा और ऐसा करते करते 20 साल का समय गुजर गया। गुड्डू एक और जो उसका बेटा था वह एक आर्मी ऑफिसर बन गया था और राधा दिमाग की डॉक्टर। जब दोनों भाई बहन ने घर में पार्टी रखी तो उनकी खुशियों में गीता और मुकेश भी शामिल हुए और सब बहुत खुश थे। अपने दोस्तों के साथ पार्टी के मजे लेकर सोने के लिए गुड्डू पापा के कमरे में चला गया और सो गया, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। अचानक से उसे उल्टियां होने लगी और वह कमरे में दवाई ढूंढने लगा। पापा की अलमारी में वह दवाई ढूंढ ही रहा था। उसने पापा की अलमारी छान मारी, पर गुड्डू को दवाई नहीं मिली। उसी समय अलमारी में से एक फाइल गिरी तो गुड्डू फाइल सही करके रखने लगा कि एक सर्टिफिकेट पर गुड्डू की नजर पड़ी
तो वह चौंक गया। उसकी बर्थ सर्टिफिकेट थी जिसमें माँ की जगह बिंदु शर्मा लिखा था, पिता की जगह राजेश शर्मा। गुड्डू का दिमाग घूम गया। जिस हॉस्पिटल में उसका जन्म हुआ था उसका पता गुड्डू ने अपने पास रख लिया और कल सुबह उठकर वह उस पते पर चल पड़ा। अपनी बर्थ सर्टिफिकेट दिखाने पर जो सच्चाई उसके सामने उभर कर आई वह उसे सुनकर सन्न रह गया। गुड्डू की असली माँ बिंदु शर्मा कौन है आखिर यह पता करने में अब गुड्डू जुट गया। बुढ़ापे की मार ने उधर बिंदु को और बूढ़ी बना दिया। आजकल वह बहुत बीमार रहने लगी थी, बस एक खटिया पर पड़ी रहती, एक झोपड़ी में। अब तो बिंदु का ख्याल रखने वाले उसके माता पिता भी जीवित नहीं थे। बेचारी बिंदु अपनी मौत का इंतजार करने लगी। अपने पति और बच्चों का नाम लेकर बुदबुदाती रहती। लाठी के सहारे चलती बिंदु कभी कभी जो नहाती थी, भाई भतीजे बस 2 सूखी रोटी दे देते, वही खाकर तो बिंदु जिंदा थी। भाभियां तो उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। बेचारी उनके सूखे टुकड़ों पर पल रही थी। गुड्डू ने उधर जब एक औरत से बिंदु का पता पूछा तो उसने झोपड़ी की तरफ इशारा कर दिया। गुड्डू ने जब झोपड़ी में कदम रखा तो देखा एक बुढ़िया बीमार सी, गंदे कपड़े पहने, गंदे बाल, खटिया पर लेटी हुई है। तो गुड्डू उस बुढ़िया के करीब आ गया और कहा, क्या आप ही बिंदु शर्मा हो? किसी अजनबी की आवाज सुनकर बिंदु ने चेहरा घुमाया और उस नौजवान लड़के से कहा, हाँ बेटा, मेरा नाम ही बिंदु शर्मा है, पर तुम कौन हो? तो गुड्डू ने कहा, माँ जी, मैं गुड्डू शर्मा, राजेश शर्मा का बेटा हूँ। गुड्डू का इतना कहते ही उस बुढ़िया बिंदु ने लड़खड़ाते कदमों से उठकर गुड्डू को सीने में जकड़ लिया और रो रो कर कहने लगी, गुड्डू मेरा बेटा तू अपनी माँ से मिलने आ ही गया। गुड्डू की भी आंखें भीग गईं अपनी माँ की ऐसी दुर्दशा देखकर। उसी वक्त गुड्डू ने अपनी माँ को अपने साथ लिया और डॉक्टर के पास एडमिट करा दिया। राधा भी सच जानकर हैरान हो गई। हॉस्पिटल आकर वह अपनी माँ से मिलकर खूब रोई। बिंदु ने सारा सच दोनों भाई बहनों को बता दिया। सारा सच जानकर दोनों भाई बहन आग बबूला हो उठे। राजेश शर्मा और गीता शर्मा, आज से आपका हम दोनों भाई बहनों से रिश्ता खत्म। गुड्डू की बातें सुनकर दोनों मियाँ बीवी हैरान थे। क्या हुआ गुड्डू बेटा? गुड्डू कहने लगा, पापा, अब हम अपनी असली माँ बिंदु शर्मा के साथ रहेंगे। आप लोगों ने हमसे सच्चाई छिपाई और मेरी माँ के साथ इतना बुरा सलूक किया, उसे उसके अपने ही बच्चों से दूर कर दिया। गुड्डू की बातों से राजेश का सिर झुक गया। गुड्डू कहने लगा, पापा, आपकी बीवी मानसिक रूप से बीमार थी तो आपने उसका इलाज क्यों नहीं कराया? क्यों दूसरी शादी कर ली? और आप गीता शर्मा, मेरी माँ से उसका पति और बच्चों को दोनों को छीनकर भी आपको तसल्ली नहीं मिली तो उसे कूड़ेदान की तरह अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक दिया। शर्म नहीं आई माँ आपको? मुझे आप दोनों पर बहुत शर्म आती है। इतना कहकर गुड्डू और रोशनी वहां से चले गए। गुड्डू और रोशनी ने मिलकर एक शानदार बंगला और गाड़ी खरीद लिया। उस बंगले का नाम उन्होंने रखा बिंदु विला। राधा ने भी अपने हॉस्पिटल का नाम बिंदु नर्सिंग होम रखा। 1 महीने के इलाज से बिंदु की तबीयत हद तक ठीक हो गई। अपने बच्चों को पाकर बिंदु निहाल हो उठी। आधी तो वह अपने बच्चों को पाकर ही ठीक हो गई थी। राधा खुद एक दिमाग की डॉक्टर थी। माँ का इलाज अच्छे से उसने किया। 3 महीने बाद बिंदु खुद से चलने लगी। बिंदु की सेवा करने के लिए नौकरों की फौज खड़ी रहती थी। गीता को अपने किए का पछतावा था। उसने राजेश को सच बताया
मगर अब क्या फायदा। राजेश अपने बच्चों की नजर में एक मुजरिम बनकर रह गया। गीता और राजेश को अपनी तरफ आते देखकर बिंदु सोफे से उठ खड़ी हुई। राजेश और गीता बिंदु से माफी मांग रहे थे। बिंदु ने उन्हें माफ भी कर दिया, मगर तभी गुड्डू आ गया। गुड्डू ने कहा, आप लोगों की वजह से मेरी माँ दर दर की ठोकरें खाती रही, आप यहाँ से चले जाइए। गुस्से में गुड्डू ने कहा और अपनी माँ को कमरे की तरफ ले गया। गुड्डू और राधा इंदु के समझाने पर भी नहीं माने, क्योंकि अब तो उम्र का पड़ाव था, बच्चों की उन्हें जरूरत थी। राजेश और गीता भी बूढ़े हो चले थे, क्योंकि उनका सहारा तो अब गुड्डू और राधा ही थे, जिन्होंने उनसे अब मुंह मोड़ लिया था। तो माफी मांगने का भी क्या फायदा था। बिंदु की तो सारी जवानी ही चली गई थी। बेचारी की रोते रोते एक सौतन की चाल उसी पर भारी पड़ गई थी। गीता कहीं की नहीं रही। बिंदु अपने बच्चों के साथ खुश होकर समय बिताने लगी। हे ईश्वर, ईश्वर ने बिंदु के साथ इंसाफ किया। कभी कभार राजेश बिंदु से मिलने आ जाया करता था, पर उसका सिर झुका ही रहता था। गुड्डू अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता और धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब जो राधा की भी एक अच्छे से डॉक्टर से शादी हो गई थी, अब सब मिलकर बहुत खुश थे। उधर गीता को अपनी करनी का फल मिल रहा था। वह अकेलेपन से परेशान थी। बुढ़ापे में उसका कोई देखरेख करने वाला नहीं था। कहते हैं, परमात्मा की लाठी पड़ती है तो आवाज नहीं करती। यही सब गीता के साथ हुआ। उसने बिंदु से उसका पति छीना, उसके बाद उसकी औलाद छीनी, लेकिन समय ने उसके बच्चे जो बिंदु से मिला दिए और उसका पति का झुकाव भी अब बिंदु की तरफ ज्यादा रहने लगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।